हिंदुस्तान में अमीर और गरीब के भेद जानने के लिए उसके पास रियल एस्टेट की कितनी मात्रा है, यह जानकर पता लगाने की परंपरा है। लेकिन क्या 21वीं सदी के दौर में रियल एस्टेट आज भी इतना रियल है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टर, CACS फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो में जानेंगे रियल एस्टेट के बारे में और उसे कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से, और इन दोनों को सभी कसौटियों में कसकर यह पता लगाएंगे कि इनमें से बेहतर हमारे लिए क्या है। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी से, मानव मनोविज्ञान से, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इल्यूजन, भ्रंश। इसके अंदर एक अवधारणा होती है कि जो बड़ा होता है वह आपको आकर्षित करता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में एक प्रॉपर्टी, समुद्र महल नाम की एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में लोकेटेड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसका कारण था कि वह प्रॉपर्टी 1970 में 700 रुपये स्क्वायर फीट से लॉन्च की गई और 2013 में 1,18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से बेची गई। अपार संपत्ति और हर न्यूज़ चैनल और अखबार में उसने सुर्खियां बटोरी। वहीं उसी समय 1969 में एक और प्रॉपर्टी थी जिसका वैल्यूएशन 100 रुपये स्क्वायर फीट था और 2013 में वही प्रॉपर्टी 19,500 के दाम में बिकी। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें समुद्र महल प्रॉपर्टी और दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी को, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र महल प्रॉपर्टी का जो नेट रिटर्न था 12% था, 12.66%। वहीं जो दूसरी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी थी, उसका रिटर्न था 17.5%। दोस्तों, आकर्षित और सुर्खियां बटोरी समुद्र महल ने, लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर उसका रिटर्न का किसी को आभास नहीं था। यही होता है रियल एस्टेट के क्षेत्र में, क्योंकि रियल एस्टेट में जो रिटर्न दिखते हैं, वैल्यू दिखती है, वो बहुत बड़ी दिखती है और सभी को यह आकर्षित करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, अब हम कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड से और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए बेहतर क्या है। सबसे पहला आधार लेंगे रिटर्न्स का। दोस्तों, अगर रियल एस्टेट के रिटर्न की बात की जाए तो इसे निकालना अपने आप में टेढ़ी खीर रहता है, लेकिन भारत सरकार हर क्वार्टरली हर एरिया की रियल एस्टेट की रेट निकालता है। उसी को आधार लेकर मैंने यह रिटर्न कैलकुलेट की है। अगर आपको जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं, आप भी उस वेबसाइट पे जाकर अपने एरिया की रेट पता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं गुजरात के सूरत शहर की 2013 से लगाकर 2021 की रेट को कंपेयर करता हूं। 1 जून 2013 को गुजरात के सूरत शहर की रियल एस्टेट की रेट पर स्क्वायर फीट 4,661 थी। वहीं यह बढ़कर 1 जून 2021 को 6,138 हो गई। अगर हम पर एनम रिटर्न निकालने की कोशिश करें तो यह रिटर्न होता है 3.5% पर एनम। दूसरा शहर भारत की राजधानी दिल्ली का हम उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में 1 जून 2013 को रेट थी 10,081, मतलब 10,081 पर स्क्वायर फीट। वहीं यह घटकर हो गई 9,202 और आपका जो रिटर्न बैठा है वह बैठा है -1.19%। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या रियल एस्टेट पहले जैसा रियल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड के रिटर्न से, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न पिछले 10 सालों में करीब 13% से भी ज़्यादा रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, 13% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो कहाँ वो आपके 3%, 4% और कहाँ 13%। दूसरी चीज़, रियल एस्टेट में एक और इनकम होती है जिसे हम रेंट बोलते हैं। अगर रेंट का भी पोर्शन जोड़ा जाए तो आपको बताना होगा कि भारत में जो रेंट का यील्ड चलता है, रेंट का यील्ड बोलते हैं, रेंट का रिटर्न बोलते हैं, वो 2% से लगा के 4% के बीच में होता है। कैसे हम पता लगाएं कि अगर
आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी है और अगर भाड़ा, नेट भाड़ा आपको 1.5 लाख रुपए आ रहा है सालाना, तो समझ लीजिए आपका 3% का यील्ड हुआ। ठीक है, तो यह भारत में चलता है। तो आप अगर रियल एस्टेट की रिटर्न कैलकुलेट करना चाहें तो 3.5% ये और 3% नेट यील्ड, रेंट का यील्ड, तो करीब करीब 6.5-7% आपका रियल एस्टेट का रिटर्न बैठता है। वहीं उससे कंपेयर अगर म्यूचुअल फंड से किया जाए तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न बैठता है 13% के करीब, तो 6% का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस मामले में म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट से काफ़ी बेहतर साबित होता है। दूसरा कंपैरिजन का आधार रहेगा चार्जेस ऑन बाइंग। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपके खर्चे लगते हैं उस आधार पर, जब आप रियल एस्टेट परचेज करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी और उसके बाद एडवोकेट को और डॉक्यूमेंट्री फीस के लिए आपको चार्ज भुगतना पड़ेगा। भारत के हर राज्यों में यह स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग है, 5% से 7% के बीच में, और रजिस्ट्रेशन फीस 1% से 2% के बीच में। तो करीब करीब आप जब रियल एस्टेट खरीदने जाएंगे तो करीब करीब आपको 7 से 8%, तो जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, भारत सरकार और राज्य सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यह आपका खर्चा हो जाएगा, इसमें से 1 रुपया भी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आपको खरीदते समय 1 भी पैसा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी तरीके का टैक्सेशन, जो वैल्यूबल नॉमिनल कोई टैक्सेशन हो तो हो सकता है, बाकी कोई टैक्सेशन नहीं है म्यूचुअल फंड के केस में। तो इस मामले में भी रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करता है। तीसरा आधार होगा लिक्विडिटी। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि जब पैसों की ज़रूरत होती है हम आसानी से पैसे प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, रियल एस्टेट के केस में यह देखा गया है कि अगर बायर को पता चल गया कि इसे यह प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है तो आपको फेयर मार्केट प्राइस नहीं मिलती, वह प्राइस मार्केट प्राइस से कम ही कोट करता है। वहीं दूसरा, म्यूचुअल फंड कितनी भी रकम क्यों ना हो, 1 करोड़ से लगा के 100 करोड़ तक की रकम, 1000 करोड़ तक की रकम, कोई भी रकम क्यों ना हो, आप एक सिंगल क्लिक कर आपके तीसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में वह रकम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है दोस्तों। मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। मेरा दोस्त जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन आमदनी के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं, एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, वह 3 महीने से प्रयास कर रहा है, लेकिन इस ज़रूरत की घड़ी में भी कोई खरीदने का बायर उसे नहीं मिल रहा है। ये रियल एस्टेट की समस्या है और इस मामले में भी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड से पीछे है और म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट को बीट कर रहा है। तो चौथा क्राइटेरिया है टैक्सेशन। रियल एस्टेट के केस में अगर आपने प्रॉपर्टी को 3 साल तक होल्ड किया है और उसके बाद बेचते हैं तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 3 साल तक होल्ड नहीं कर पाए और उसी बीच में आपने बेच दिया तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम की तरह ही होता है। जिस स्लैब में आप आते हैं 20%, 30% या 10%, उस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी काउंट की जाती है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 20% फ्लैट टैक्स लगता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। वहीं बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपने यूनिट 1 साल तक होल्ड किए हैं और उसके बाद बेचते हैं तब यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और अगर आप 1 साल तक होल्ड नहीं कर पाते और बीच में ही बेच देते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा गेन होने पर 10% की रेट से टैक्सेबिलिटी आती है, आप चाहे कोई भी स्लैब में क्यों ना हो, फिक्स 10% के स्लैब में। तो अगर टैक्सेबिलिटी की बात की जाए तो भी म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट से काफ़ी बेहतर है दोस्तों। 5वां आधार है लीगल डिस्प्यूट। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज का बच्चा भारत और विश्व के किसी भी शहर में रहकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसका कोई ठिकाना फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम एज ए पेरेंट्स
उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर रियल एस्टेट का अगर जखीरा बढ़ाते गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह उसे अच्छे से संभाल पाएंगे। होगा ये कि प्रॉपर्टी किसी और शहर में होगी और वह किसी और शहर में होगा, और बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी और आदमी का उस पर कब्जा हो सकता है। और ऐसे केस में नॉर्मली लीगल डिस्प्यूट के केस में उसे औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेचने का रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को रियल एस्टेट खरीदते समय भी यह चीज़ कंसीडर करें कि क्या आने वाली जनरेशन जो मैं रियल एस्टेट इकट्ठी करते जा रहा हूं उसे संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड के केस में आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इजीली उसे अपने नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे और वह नॉमिनी कहीं से भी उसे परचेज और सेल भी कर पाएगा। तो दोस्तों, यह आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड से पीछे रह रहा है। तो इस तरह के कई आधार है, जैसे एक आधार और कह सकते हैं ईज ऑफ इन्वेस्टिंग। आप छोटी सी रकम 100 रुपये की रकम से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पहले लाखों रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई क्राइटेरिया पर हमने डिस्कस किया और उस सब में म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरीके से पछाड़ रहा है। आधुनिक 21वीं सदी का जो इन्वेस्टमेंट का स्रोत है, म्यूचुअल फंड सबसे अग्रसर है। दोस्तों एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मैंने डेटा बताई ये हिस्ट्री के डेटा थे, लेकिन क्या भविष्य में म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट को पछाड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो रियल एस्टेट से म्यूचुअल फंड हमेशा ही बेहतर रिटर्न देगा। इसका कारण ये है कि रियल म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब है यहाँ पे बिजनेसेस, इक्विटी से मतलब होता है बिजनेसेस। अगर बिजनेसेस परफॉर्म करेंगे तो ही दूसरे एसेट क्लास का रिटर्न आएगा, ये तयशुदा बात है। और जो फायदा, सबसे पहले फायदा रिटर्न का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा वो इक्विटी होगी। ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, रियल एस्टेट में रिटर्न कैसे आता है? डिमांड से आता है। डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जब बिजनेसेस ग्रो होंगे तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, वह एम्प्लॉयों को पैसे देंगे और वह घर की और फैक्ट्री की डिमांड करेंगे और उससे ही रियल एस्टेट का रिटर्न आएगा, रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ेगी। अगर सपोज करो इक्विटी ही परफॉर्म नहीं की, बिजनेस ने ही परफॉर्म नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, रियल एस्टेट में कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़, एक चीज़ समझिए दोस्तों कि अगर आप 10% से ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एम्प्लॉय भी 10% से ग्रो करेंगे। आप अगर 10 से ग्रो कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रोथ का कुछ परसेंट भागीदार, जैसे आप अगर 10,000 की ग्रोथ कर रहे हैं तो आप उसमें से 2,000 की ग्रोथ आप अपने एम्प्लॉय को देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 की 10 आपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी। तो इस वजह से रियल एस्टेट हमेशा बिजनेसेस पे आधारित रहेगा और बिजनेसेस रियल एस्टेट से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और बिजनेसेस परफॉर्म करेंगे तो इक्विटी परफॉर्म करेगी। तो कभी भी इक्विटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लॉन्ग रन में इक्विटी रियल एस्टेट से पीछे रह ही नहीं सकती। इक्विटी हमेशा गोल्ड और रियल एस्टेट से आगे ही रहेगी। इसलिए मैं अपने सभी दोस्तों, मेरे सभी जानकारों को इक्विटी को समझने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप इक्विटी की ताकत को समझिए। इक्विटी है क्या चीज़, इक्विटी कैसे काम करती है और यह लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकती है, कैसे यह 21वीं सदी का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। नमस्ते, यही आज मैं समझाने की कोशिश की है और आप रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझे होंगे और रियल एस्टेट से म्यूचुअल फंड आज के युग में बेहतर है, यह भी आपने जाना होगा। अगर दोस्तों मेरा काम आपको अच्छा लगे और मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे से संपर्क कीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो बहुत बहुत धन्यवाद।